हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टी वाई पैप का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हम कवर करने वाले लीज एंड हायर परचेज। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अब टॉपिक का नाम है लीज एंड हायर परचेज। लीज मतलब भाड़े पे, लीज मतलब भाड़े पे, हायर परचेज मतलब इंस्टॉलमेंट। परचेज कर लिया लेकिन इंस्टॉलमेंट में। जैसे आपने ना कभी कभी ऐसा बॉम्बे के साइड पे कभी गए हो तो टैक्सी में फॉर हायर लिखा रहता है मीटर पे, फिर टर्न करते हायर हो जाता है। मतलब आपने क्या वो गाड़ी को खरीदा क्या, पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रैवलिंग पर्पज के लिए यूज किया, आप उसका भाड़ा देते हो और फिर चले जाते हो। ऐसा ही होता है ना। बट अगर मैं ये बात करूं कि मैंने एक शोरूम में गया कार के और मैंने कार परचेज किया है बट मेरा पूरा पैसा नहीं है, तो उस बंदे को मैंने डाउन पेमेंट दिया और गाड़ी खरीद लिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हायर परचेज। इसे क्या कहेंगे हम, हायर परचेज कर लिया। हायर मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट देना, रेंट जैसा हुआ। मैंने हायर किया, रिक्शा हायर किया, तो क्या रिक्शा खरीदा क्या? नहीं, रिक्शा नहीं खरीदा है। रिक्शा वाले को क्या दिया, मैंने भाड़ा दिया। लेकिन अगर मेरे को रिक्शा खरीदने का है तो मैं उसे वर्ड कह दूंगा हायर परचेज। मैं शोरूम में गया, डाउन पेमेंट दिया, गाड़ी खरीद लिया और फिर मैं उसका क्या पे करने वाला, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट। जब तक मेरा परचेज जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्लियर नहीं होता तब तक आई एम गोइंग टू पे द इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? और लीज में क्या होता है, भाड़ा दो काम खत्म, भाड़ा दो। मैं इस प्रॉपर्टी में हूं बट ये भाड़े पे चल रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी मेरा है क्या? क्या मैंने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया? नहीं, बट मैं यहाँ पे क्या पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ। तो इसे हम लोग लीजिंग कहते हैं। तो लीज एंड हायर परचेज का कंसेप्ट क्लियर है क्या? लीज क्या होता है, हायर परचेज क्या होता है, समझा, आपके दिमाग में बैठ गया। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सम को अपन देखेंगे तो अपना टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम कंसेप्ट इन दिस। है बहुत छोटा सा, इसके अंदर कैपिटल बजटिंग का एनपीवी, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, ये सब चीजें जो आपने इस सेमेस्टर 5 में किया था, कुछ सिमिलर आपको मिलेंगे ये सब चीजें। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए ध्यान से समझ गया। आज का जो सम है अगर समझ गया तो आप इस टाइप के सम्स को बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं, ये टेक्स्ट बुक है मेरे पास, इसमें मैं रेफर कर रहा हूं, पेज नंबर है मेरे पास यहाँ पे 185 इस टेक्स्ट बुक के अंदर। और जो न्यू टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है बेटा, आपके पास वो सम है क्या, चेक कर लो। 171 आपका टेक्स्ट बुक दिखा दो तो क्या मैं उन लोगों को भी दिखा दूं कौन सा टेक्स्ट बुक है ये। अगर आप ये वाली टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो तो 171, और ये वाली टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो तो पेज नंबर 185। क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा, ये बुक आपके पास रख लो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिंग एंड हायर परचेज करके टॉपिक है। मैडम अंकिता जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एबीसी कंपनी लिमिटेड is faced with two option as under in respect of acquisition of an asset. What do you mean by acquisition? खरीदना। एक बंदा है एबीसी लिमिटेड, अब ये एबीसी कंपनी की जगह पे हम हमारे क्लास में से एक एग्जांपल ले लेते। हमारे पास है प्रशांत, इसके दो ऑप्शन है, इसे देखूं इसे देखूं, दोनों को उसको अपनाना है, बराबर है। तो नाला सुपारा देखूं क्या वैसे ही देखूं? एक एग्जांपल खाली ऐसा, आप लोग ज्यादा सोच रहे क्या? तो नहीं ज्यादा हो गया, छुट जाने दो यहाँ पे। तो इस बंदे के पास क्या, दो ऑप्शन है, प्रॉपर्टी खरीदना है जैसे यहाँ पे दिया है, एबीसी कंपनी लिमिटेड फेस विद टू ऑप्शन एज अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन असेट जिसका कीमत कितना है, 1 लाख रुपए। ओके, पहला दिया है टू एक्वायर द असेट डायरेक्टली बाय टेकिंग अ बैंक लोन ऑफ ₹1 लाख रीपेबल इन 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट एट इंटरेस्ट ऑफ 15%। मतलब क्या है, बहुत पैसा मेरे पास, चल मैं खरीद लेता हूं प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई असेट डायरेक्टली वो क्या करने के लिए सोच रहा है, एक्वायर करना है, बैंक लोन ले लेगा, खरीद लेगा असेट। दूसरा ऑप्शन क्या है, लीज द असेट ऑन रेंटल, मतलब उस चीज को क्या करेगा, भाड़े पे ले लेगा। दो ऑप्शंस है, बात समझ में आ गया? हाँ जी, दिमाग में बैठा। मैं भाई सोच रहा हूं कि यहां से मुंबई जाने का है, रिक्शे में जाओ क्या रिक्शा खरीद के खुद चला के लेके जाओ? दो ऑप्शन, रिक्शा चीप हो गया, ठीक है, ओला में जाओ, अरे कार में जाओ भाड़े पे लेके, या तो कार खुद खरीदो चला के लेके जाओ। अभी समझा? दोनों ऑप्शन समझ में आ गया।
तो यही है लीज और हायर परचेज का सम। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन में उसने क्या दे दिया, ये एक्वायर द एसेट डायरेक्टली, भाई खुद पैसा लाख रुपए का बैंक से लोन लेता हूं, 5 इंस्टॉलमेंट में भर दूंगा, गाड़ी अपना हो जाएगा, प्रॉपर्टी अपना हो जाएगा, 1 लाख का तो प्रॉपर्टी है। दूसरा, वो प्रॉपर्टी को क्या लेता हूं, भाड़े पे लेता हूं, कितना, 350 पर 1000, मतलब अगर 1000 रुपए का सामान है तो रेंट कितना देना पड़ेगा, लाख रुपए का तो कितना देना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन करेंगे, इतना रेंट नहीं, 35,000 आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, 3 और 2 ऐड हो जाएगा, बराबर है। asset for value of 5 years table at the end the following additional information, मतलब ये प्रॉपर्टी के दो ऑप्शंस है, एक या तो आप भाड़े पे ले सकते हो या तो आप परचेज कर सकते हो। क्लियर? उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, जो भी आप असेट खरीदोगे, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन द असेट इज 15%। असेट खरीदा है, यूज तो करोगे, 5 साल तक यूज करोगे, लोन 5 साल तक लिया तो 5 साल तो यूज करोगे, उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो उसका डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 15% रहेगा। समझ में आ गया? हाँ जी। आगे बोला है, द कंपनी हैज एन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ 30%। नॉर्मली कंपनी टैक्स कितना चार्ज कर रही है, 30% टैक्स के स्लैब में चल रही है, चलिए ठीक है। कंपनी एम्प्लॉय डिस्काउंट ऑफ 16%, मतलब कंपनी का जो पीवी फैक्टर बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फॉर द मनी या डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द मनी, कितना परसेंट पे है, 16% पे। अगर आपको याद हो तो हमने इसके पहले के सेमेस्टर में कैश इनफ्लो मालूम था, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो अपने को नेट कैश इनफ्लो मिलता था। तो यहाँ पे वो कितना परसेंट लेने का है, 16%। फिर भी अगर आप कंफ्यूज है तो कुछ नहीं, इससे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर पकड़ो, कितना परसेंट, 16%। ये क्या है, डेप्रिसिएशन, और ये क्या है, टैक्स रेट। 3 चीज दिया गया है। You are to indicate in your report which option is more preferable to the company. Restrict your calculation over a period of 10 years. अभी मैंने क्या बोला, मिनिमम 5 साल तो यूज करेंगे, मैक्सिमम कितना मालूम नहीं है, पर उसने रिस्ट्रिक्शन दे दिया, कितना, 10 साल का ही कैलकुलेशन दिखाना, इससे ज्यादा मत दिखाना। अगर आप कैलकुलेशन दिखाओगे भी तो मैक्सिमम कितनी ईयर्स का कैलकुलेशन दिखाओ, 10 साल का। क्वेश्चन समझ में आया? समझा क्या है? एक बंदा है जिसको 1 लाख का प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, खरीद सकता है, परचेस कर सकता है, या तो भाड़े पे दे सकता है। क्लियर है? 100%, 100%, 100% पक्का। पहला मैं सोच रहा हूं भाड़े वाला कैलकुलेशन कर लेता हूं, बहुत सिंपल लग रहा है मेरे को, रेंट वाला, बाकी लोन पे थोड़ा सा फोकस करता हूं। तो आपको टेबल बना लेना है, भाड़े वाले पे चले जाता हूं। ऑप्शन नंबर 2, असेट एक्वायर्ड ऑन लीज। लीज मतलब भाड़े पे। ईयर ले लेता हूं, कितने साल के लिए भाड़े पे लूंगा मैं, 5 साल। 1 2 3 4 5, मैंने 5 साल के लिए भाड़े पे लिया। लीज रेंट कितना आएगा, तो रेंट की बात किया है उसने, बोला अगर 1000 रुपया प्रॉपर्टी का वैल्यू है तो रेंट कितना आएगा, 350 आएगा। तो मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 1 लाख, 1 लाख है ना, तो रेंट कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 35,000 रेंट आ जाएगा। हाँ जी, तो रेंट आ जाएगा 35,000। तो 5 साल के लिए रेंट तो वही रहेगा ना, 35,000। अरे ये समझा कि नहीं, पक्का समझा है? सर हमको ऐसा कैलकुलेशन दिखाना है, हाँ जी, ये टेबल बनाना और ऐसा ही कैलकुलेशन दिखाना है। अब इस रेंट पे टैक्स कंपनी कितना चार्ज करने वाली है, 10% टैक्स चार्ज करेगी, सॉरी 30%। तो 35,000 का 10% कैलकुलेट करो, हाँ 35,000 का बराबर है 10,500, 10,500, 10,500, 10,500 बराबर है, माइनस कर दो 24,500, 24,500, 24,500, इतना मेरा नेट कैश इनफ्लो होगा। हाँ वही आउटफ्लो मतलब रेंट जाएगा ना, बराबर है, मतलब मुझे इतना खर्चा तो आने वाला ही है। 35,000 में अगर टैक्स भी निकाल दिया मैंने तो मेरे को खर्चा कितना होने वाला है, 24,000 होने वाला है। अरे यस, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना परसेंट पे चल रहा है, 16%। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते, तो 1/1 प्लस आई, इफ यू रिमेंबर ऐसा मैंने बताया था। तो 1/1 प्लस आई कितना परसेंट है, 16, मतलब 0.16, तो 1/1.16 हो गया। तो कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.16 करो, कितना आ रहा है, 0.862, 4 डिजिट, 4 डिजिट, 1 लेना है, चौथा डिजिट। अब कुछ
कर मत देना, अभी इक्वल टू प्रेस करना फिर से, तो सेकेंड ईयर का आंसर आएगा 0.7432, फिर इक्वल टू दबा दो 6407, ओके 6407, फिर उसके बाद 0.5523, फिर 0. समझा, इसे डिस्काउंटिंग यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर द मनी कहते हैं। तो अगर उसका इतना पैसा जा रहा है तो फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू कितना गया उसका, तो 24,000 इंटू 0.8621 कर दो, 21,121, लास्ट वाला बोल दो, 11,644, पॉइंट में है तो भी बोलना 11,604.4, इधर 0.45, तो भाई इधर भी और एक डिजिट बोल देना 45, तेरा भी इधर भी है, थर्ड वन बोल दो भाई 15,697.15, ओके, .04, खाली 40, 4 है मतलब 40 हो गया ना बेटा वो, अभी ये 13,531.35। अब इसका टोटल ले लो, इसका मतलब भाड़े पे अगर मेरा प्रॉपर्टी जाता है, तो अगर भाड़े पे वो प्रॉपर्टी लेता हूं 1 लाख का प्रॉपर्टी, तो 5 साल में मेरा कितना पैसा लगा उस प्रॉपर्टी पे ये मालूम पड़ेगा। सबको प्लस कर लो, टोटल टोटल टोटल, ये पॉइंट कैसे आया ये समझा ना आप लोग को, 1 डिवाइड बाय 1.16 करना पहला आएगा, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाओ, 5 साल से 10 साल तक का वैल्यू आ जाता है। कितना आ रहा है, 80 बोलो ना मेरे को, 222.8, समझ में आया क्या, क्लियर है, अरे समझा, पीछे की तरफ मिलेगा, यहां तक समझा क्या, हाँ वो 1-2 पॉइंट में फर्क चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, बट यहां तक क्लियर है क्या, समझा, मतलब अगर मैं ये प्रॉपर्टी भाड़े पे लेता हूं तो मुझे 5 साल में मेरे जेब से कितना पैसा जाने वाला इस प्रॉपर्टी के ऊपर, 80,000 के आसपास जाएगा। ये हुआ भाड़े का कंसेप्ट। हाँ बोलो, कौन, वो कंपनी लेगा ना, मैंने रेंट में, मैंने भाड़े पे लिया, बराबर है, मैंने कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया तो मेरा एक्सपेंस है, वही बता रहा हूं, सुन, मैं एक कंपनी हूं, मैंने एक प्रॉपर्टी लेने का सोचा है, अब प्रॉपर्टी लेने का तो मैं तो क्या भरूंगा, रेंट भरूंगा, उधर टैक्स भरूंगा क्या उसको, मालिक को, उस मालिक को मैं रेंट भरने वाला, क्या भरने वाला, खाली रेंट देने वाला हूं, और उस रेंट के ऊपर मैं क्या क्लेम करूंगा, टैक्स का डिडक्शन, कितना, 30% का एज ए कंपनी, तो वो मेरे लिए मैं एक्सपेंस दिखा दूंगा, भाई 35,000 का एक्सपेंस है और उसके बाद टैक्स आएगा, लेकिन इसके लिए तो टैक्स नहीं आने वाला है ना, वो ओनर थोड़ी नहीं, तो मैंने क्या किया, मेरा जो टैक्स स्लैब है वो उसमें से क्या कर दिया, मैंने निकाल दिया, 30 माइनस करने के बाद मेरे को रेंट एक्चुअल में कितना भरना पड़ रहा है, 24,000, और 24,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 21,000 है, 18,000, 15,000 एंड सो ऑन। तो इनडायरेक्टली मैंने उस प्रॉपर्टी पे कितना इन्वेस्ट किया है 5 साल में, 80, मतलब मेरा अगर मैं भाड़े पे लेता हूं तो मुझे 5 साल में कितना पैसा भरना पड़ेगा, 80,000 पे करना पड़ेगा, दैट इज माई कैश आउटफ्लो, अंडरस्टूड, पक्का समझा। चलिए अब मैं आ जाता हूं, अगर मैं वो प्रॉपर्टी परचेज करता हूं लोन से, जब मैंने लोन लिया तो मुझे इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहला पार्ट, जब भी आप भाड़े सॉरी लोन पे लेने वाले हो तो कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नेसेसरी, इंस्टॉलमेंट के बाद डिसीजन लेने का है कि क्या मुझे प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए कि भाड़े पे देना चाहिए, पहला पार्ट ये होगा, और दूसरा पार्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर परचेज मेथड। यहां पे 2 चीज, फर्स्ट क्या कैलकुलेट होगा, ईएमआई, इंस्टॉलमेंट मतलब ईएमआई कैलकुलेट होगा, और दूसरा फिर जैसे हमने लीज में कैसे कैलकुलेट किया, कितना पैसा जा रहा है, तो अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है
तो मेरा एक्चुअल में इसमें कितना पैसा लगा है वो कंपेयर करूंगा एंड देन आई विल टेक द डिसीजन कि मुझे परचेज करना चाहिए कि भाड़े पे जाना चाहिए। सर नहीं समझ रहा है, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो कार परचेज कर लूं या तो कार ओला का लूं और भाड़े पे जाऊं। तो डिसीजन कब लूंगा मैं? अच्छा, अगर मेरा रोज का रनिंग है तो रोज रनिंग है तो मेरा डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर का डिस्टेंस का रनिंग है मेरा, तो 20 किलोमीटर का रनिंग के हिसाब से अगर मेरा पेट्रोल का भाव ये है तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ कैलकुलेशन, है नहीं। और फिर मेरा उसके ऊपर ईएमआई इतना चलने वाला है, मेरा एक्चुअल में एक्सपेंसेस तो इतना ही होने वाला है, तो अगर मैं कार खरीद लेता हूँ तो मेरा खर्चा ये ईएमआई का इतना जाएगा, लेकिन अगर मैं भाड़े पे जा रहा हूँ तो मेरा रेंट इतना ही जा रहा है, भाड़ा इतना ही जा रहा है, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है? इसके लिए मैंने आपको बताया जब आप परचेस करते हो तो क्या देखते हो, इंस्टॉलमेंट कितना जाने वाला है, पहले आप इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करोगे एंड देन यू विल डिसाइड कि अगर मैंने वो लिया तो मेरा इतने सारे एक्सपेंसेस वगैरह जब आएंगे तो व्हाट विल बी माय प्रेजेंट वैल्यू फॉर दैट कार। तो जब आप परचेज करोगे तो दो टेबल बनाते हो, एक टेबल बनाते हो इंस्टॉलमेंट का और एक टेबल एनपीवी का, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का। जैसे इधर मैंने लीज में बनाया ना प्रेजेंट वैल्यू, बनाया ना प्रेजेंट वैल्यू, ये लीज का प्रेजेंट वैल्यू और ये कौन सा, परचेज का प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके अंदर कॉलम में देखो सबसे पहला है इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है, प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन आएगा, परचेज किया तो डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, टोटल खर्चा कितना हो रहा है उस प्रॉपर्टी पे लेने के बाद खर्चा कर रहा हूं मैं, जैसे उधर लिया नहीं लेकिन उधर खर्चा क्या हुआ, रेंट, इधर खर्चा क्या होगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। उसके ऊपर टैक्स शील्ड जैसा था वही, इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हो वो माइनस कर दो तो कैश फ्लो मिलेगा, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। समझाइए, आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ये सॉल्व करने के लिए, मतलब इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को ये टेबल बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ परचेज मेथड में क्या होगा और क्यों होगा? क्लियर। चलिए अब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5 साल मैंने कितने का बिजनेस परचेज, मतलब प्रॉपर्टी कितने का है, 1 लाख का, तो फर्स्ट ईयर में उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 लाख रुपया ही रहेगा। 5 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, कितने इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, 5, तो 1 लाख को डिवाइड बाय 5 करूंगा तो हर इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा, 20-20 हजार का रहेगा। तो मतलब मेरा एवरी ईयर प्रिंसिपल कितना कम होगा, 20-20 हजार, पहले साल में भी, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी, चौथे साल में भी, पांचवें साल में भी। एग्री? जो उधर का क्लोजिंग होगा वो इधर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। क्लियर? समझाइए। और ओपनिंग क्या होगा, 80,000, 60,000, 40,000, 20,000, यही रहने वाला है। और यही आएगा ना, 1 लाख में से 20 अगर प्रिंसिपल भर दिया तो बचा कितना, 80, 80 में से 20 भर दिया कितना बचा, 60। लॉजिक समझा? अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। लाख रुपए पे 15% अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 15,000 आएगा। एग्री? 80,000 पे 15% कैलकुलेट कर रहा हूं, कितना आएगा, 12,000 आएगा। क्या बात है। 60,000 पे 15% कैलकुलेट कर, कितना, 9,000 आएगा। 40,000 पे 15%, 6,000 आएगा, 3,000 आएगा। ये समझ में आया? अब सवाल ये है इंस्टॉलमेंट कितना, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है या नहीं? इंस्टॉलमेंट हमेशा ये है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, तो इधर का ईएमआई कितना रहेगा। अरे बात समझा? क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? 20 + 12 32,000, 29,000, 26,000, 23,000। अरे समझा? क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल, ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल। अरे बात समझ में आ गया? हाँ जी, 60, 40, 20, 0 लास्ट में। हाँ, 1 लाख में से 20, 80 में से 20, समझा? जो मैंने उधर का क्लोजिंग बताया वो इधर का ओपनिंग, तो मैंने पहले लिख दिया था। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें से अपने लिए दो चीज इंपॉर्टेंट, एक है इंटरेस्ट और एक है इंस्टॉलमेंट। ये दो चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझा आपको? चलिए सबसे पहला मैं इंटरेस्ट लिख लेता हूं। तो इंटरेस्ट में
ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ सॉरी, ये क्या कर दिया, बताओ पहले साल में इंटरेस्ट बताओ। 15,000, 12,000, 9,000, 6,000, 3,000, डैश 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 डैश, बराबर। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या क्वेश्चन में दिया था कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 15% WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैं बाजू में इधर ही कैलकुलेट कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। आपके प्लांट का वैल्यू कितना था, 1,00,000 रुपए। पहला साल 1,00,000 के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन आएगा, 15%। तो 1,00,000 का 15% कितना आएगा, 15,000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000। ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो जो आंसर आता है उसे कहते हैं WDV। कितना आया, 85,000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000। अरे समझा। सेकेंड ईयर किस पे कैलकुलेट होगा, 85,000 पे। तो 85,000 पे 15% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 85,000 में 15%, 12,750। ये क्या आया, डेप्रिसिएशन। माइनस कर दो, 72,250। तो यहाँ पे आएगा 72 12,500, 12,750। अरे समझा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 15% कैलकुलेट कर लो, 108 सबर 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 सबर, एक मिनट, 10,837.5 माइनस कर दो, 61,412.5। फिर डेप्रिसिएशन निकाल दो, चलो 15%। आप लोग को कैलकुलेटर में मैं कैलकुलेटर ट्रिक दे देता हूँ, लाओ फट 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 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। देखो पहला लिखा 1,00,000, लिखा कैलकुलेटर पे 1,00,000, कितना परसेंट चाहिए, 15%। इंटू 15% कितना आया, 15,000 आया, माइनस इक्वल टू आया 85,000 इंटू 15%, 12,750 आया, माइनस इक्वल कितना आया, 72,500। क्यों माइनस कर रहे हैं, आ गया, इंटू 15% कितना आया, 10,837.5 आया, माइनस इक्वल 61,412.5 आया। अभी फिर से इसका 15% निकालना है, इंटू 15% कितना आ रहा है आपको, 9211.875 बराबर है, माइनस इक्वल किया 52,200.625 है, बराबर है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 52,200 लिख देता हूं, ठीक है। राउंड ऑफ कर लेता हूं 52,200, ओके। फिर वापस डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, इंटू 15% कितना आ रहा है आपको, 7,830। डेप्रिसिएशन कितने साल का हो, 1 2 3 4 5 साल का हो गया, माइनस इक्वल्स टू कर दिया आपको 44,370। समझ में आ रहा है। 5 साल तक तो ठीक है, बट एक प्लांट को मैं 5 साल क्यों यूज करूंगा, मैं और साल तक यूज कर सकता हूं। मैक्सिमम कितना यूज करने के लिए बोला उसने, 10 साल। तो इसका मतलब इधर डेप्रिसिएशन जो है मैं 10 साल तक लिख सकता हूं, है या नहीं। डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे प्लांट का कितने साल तक यूज कर सकता हूं मैं, मिनिमम मैक्सिमम उसे बोला 10 साल का कैलकुलेशन दिखाओ चलेगा, बट इंटरेस्ट तो सिर्फ 5 साल ही चलेगा, और डेप्रिसिएशन आगे के ईयर्स में भी कंटिन्यू होगा। बात समझा। मतलब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो कंटिन्यू हो सकता है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस कंटिन्यू होगा क्या, तो 10 इयर्स का कैलकुलेशन हम इस पे कर सकते, इसलिए मैंने 10 इयर्स लिखा है। क्लियर। तो हम 5 साल करेंगे तो चलेगा क्या, 5 साल का भी कैलकुलेशन करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट 5 साल में तो मेरा लोन रिपेमेंट ही हो रहा है, तो मेरा फायदा क्या, लोन रिपेमेंट के बाद कितना बेनिफिट मिल सकता है उस प्रॉपर्टी, वो कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने और 5 साल इसके अंदर ऐड किया है। 5 का और 15 भी कर सकता था, 20 भी कर सकता था, बट रिस्ट्रिक्शन दिया है 10 साल का, इसलिए 10 साल तक। ये ले बेटा कैलकुलेट कितने साल तक किया मैंने, यहां तक कर दिया, माइनस करो, लेस डेप्रिसिएशन फिर से बता दो,
6,655 डेप्रिसिएशन। चलिए फिर माइनस इक्वल टू कर दो 37,714 या 15 आ जाएगा ना, राउंड ऑफ करके, इधर मैंने राउंड ऑफ रखा है। फिर लेस डेप्रिसिएशन फिर से 5,657 डेप्रिसिएशन। 32,057। कितना साल हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 साल हो गया। लेस डेप्रिसिएशन 4808.6, ठीक है ना, चलेगा। पॉइंट नहीं डाला तो भी अपन एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट बेटा, इसको सेट कर देता हूँ खाली में। चलो अब बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है? 249, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन फिर से 4087, 23161, 162 आना चाहिए यहाँ पे, बट ठीक है कोई नहीं। आपके पास कैलकुलेटर पे अमाउंट है तो बस हो गया। जो मैं इधर लिखते जा रहा हूँ। कितना साल हो गया देखते जाओ, 10 साल हो गया तो बोल देना 3447, ठीक है। 687, चलिए लेस्ट हो गया 10 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर एक 10, ठीक है। तो 10 साल का डेप्रिसिएशन तो आ गया। पहले 2 साल का लिखा हुआ है बराबर, पहले 2 साल का लिख दिया मैंने, हाँ या नहीं? तो रिमेनिंग साल का मैं लिख देता हूँ, फिर इसको बड़ा कर देता हूँ। चलो बताओ थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन? 12,750 के नीचे कितना है? 10,838 लिख दूं, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 9212 ना, फिर 30, फिर 6655, फिर 5657, फिर 4808, फिर 4087, फिर 3474 हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन में भी टेक्स्ट बुक के पॉइंट से थोड़ा बहुत डिफर करेगा, बट डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन समझ में आ गया आप लोग को कैसा किया है मैंने? कौन से मेथड से किया? इसे WDV मेथड कहते हैं। क्लियर है? डन। तो अब मेरे पास इंटरेस्ट का खर्चा भी, हाँ जी बोलिए ना। यस, वेरी गुड। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो हर साल ₹1,00,000 का 15%, मतलब 15,000 सबके लिए फिक्स हो जाता। ये WDV मेथड है तो रिडक्शन वैल्यू, ये RBM भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, WDV भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। 3 नाम है। 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन टॉपिक किया है, जिसके अंदर आपको इसका 3 नाम दिया गया है। पहला नाम है RBM, WDV, DBM। तीनों का मतलब एक ही है, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बैलेंस रेड्यूस करना, WDV रेड्यूस करना, डिमिनिश वैल्यू कम करना। और दूसरा मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का? तो दूसरा मेथड है OCM, SLM, और एक है ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, और इसका और एक नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट के अलावा और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, देख। ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, FIM, ठीक है। 3 नाम है इसके। तो अब उसके ऊपर आया रहेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, नहीं तो इस पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहां तक पक्का? चलिए ठीक है। अब हमको टोटल एक्सपेंस निकालना। अगर मैंने गाड़ी खरीदा तो मुझे खर्चा क्या होगा? ब्याज का और डेप्रिसिएशन का। हाँ जी, तो ले लो 15 30,000 का खर्चा आएगा। इस पे 24,750, इस पे 19,838, 15,212, 830, 6655,
5657 4808 4087 3474। अरे बराबर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, तो ये तो आपके ऊपर है, फटाफट से जरा कैलकुलेट करो। 30,000 का 30% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 9,000। इधर कैलकुलेट करो, फटाफट से कैलकुलेट करो। चलो बुक देना बेटा मेरे। क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेट कैलकुलेट जल्दी से कैलकुलेट करो। 7,425। नेक्स्ट कैलकुलेशन। कितना आया? 5,000 बराबर है 5,951। ओके नो प्रॉब्लम, चलेगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन 4,563। 4 ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ो। 4 लेना तो 4 ले लो। 4 ले लो क्या? 4 लो, चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद, अरे कैलकुलेट करो ना। 830 का तुम तो बैठ ही गए, आराम से करो कैलकुलेट। बोलो हाँ बोलो, बात का बोलो। 1,997 3249, ठीक है। 1697 पॉइंट, तो 1697 4808 का 30%, फटाफट 1442 1226। ये किस पे कैलकुलेट हो रहा है मालूम है ना? टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर 1042। अगर आपको याद हो जो लीज वाला सम था, उसमें से आपने क्या किया था? एक्सपेंस में से टैक्स निकाल दिया था। तो मैंने मेरे एक्सपेंस का टैक्स कैलकुलेट किया है, बराबर है। बट ये एक्सपेंसेस में पे थोड़ी कर रहा हूं, मैं पे क्या कर रहा हूं? इंस्टॉलमेंट। तो मेरे लिए अगर मैं परचेज करता हूं प्रॉपर्टी, तो मेरा एक्सपेंस क्या है? इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट तो मेरे को मालूम है, किधर मालूम है? तो मैंने इंस्टॉलमेंट तो कैलकुलेट किया था, ये मेरा इंस्टॉलमेंट है। बट ये इंस्टॉलमेंट कितने साल चलने वाला है? 5 साल। तो चलिए 35, 32, 29 एंड सो ऑन करके आपका जो इंस्टॉलमेंट है मुझे बता दो। तो यहाँ पे पहले साल का इंस्टॉलमेंट है 35,000, 32,000, 29,000, 26,000, 23,000 डैश 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 डैश। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो आउटफ्लो कितना जा रहा है? 35। उसमें से टैक्स निकाल दो 9,000। तो 35 में से 9 निकालो, कितना बचा? 26,000 मेरा टैक्स, अरे कैश फ्लो। 32 में से 7425 माइनस कर दो, मतलब माइनस, अरे एक मिनट माइनस ऐसा नहीं होगा, माइनस टैक्स माइनस इंस्टॉलमेंट होगा। मतलब 9,000 माइनस 35,000, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, माइनस 26,000। समझाइए आपको? हाँ जी बता रहा हूं, माइनस करो, फिर मेरे को मालूम था आपका क्यों आएगा, इसके लिए मैं बताता हूं क्यों। माइनस करो, कितना आ रहा है? माइनस 24,575, माइनस 23,049, माइनस 751, फिर माइनस 21,436। इधर पॉजिटिव रहेगा, हाँ या नहीं? इधर क्यों पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर क्यों नेगेटिव आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? तो ये टैक्स बचेगा। इधर इंस्टॉलमेंट भर रहा हो तो मेरा टैक्स उसमें से कम होगा ना, बराबर है। तो टैक्स इज माई एक्सपेंस, मैंने इस एक्सपेंसेस के ऊपर कितना टैक्स निकाला वो दिखा दिया। अगर मेरा उसमें 35,000 जा भी रहा है तो मेरा नुकसान कितना हो रहा है? 26,000। आज भी मेरे जेब से 26,000 पेज हो रहा है ना, तो ये मेरे लिए क्या है? कैश आउटफ्लो की जगह नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो गया? कैश इनफ्लो आएगा, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर्टी मेरा खरीदा नहीं गया है तब तक इज माई कैश आउटफ्लो। एक बार वो प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर दिया तो जो प्रॉपर्टी मुझे बेनिफिट दे रहा है वो मेरे लिए क्या बन जाता है? इनफ्लो। मतलब 5वें साल के बाद ईएमआई खत्म हुआ तो जो पैसा उस प्रॉपर्टी से आ रहा है वो मेरा क्या बन जाएगा? इनफ्लो। और ऊपर जो है वो पैसा जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव हो रहा है। समझा?
इसलिए हमने टैक्स माइनस इंस्टॉलमेंट किया है। क्लियर हुआ? अब पीवी फैक्टर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने पीवी फैक्टर ऑलरेडी, बट ये कितने साल के लिए किया था? 5 साल। अभी अपने को कितने साल का कैलकुलेट करना है? 10 साल। तो स्टार्ट कर दो, 1 डिवाइड बाय 1.16 करना, 0.8621, फिर 0. बोलते जाओ, 0.6406, 0.5523, बोलो 4761, 4104, 35, फिर क्या 3050, फिर 2629, 2266 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो ऊपर तो आउटफ्लो होगा और यहाँ पे इनफ्लो होगा पॉजिटिव वाले में। चलिए माइनस, अरे माइनस नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए कितना है यहाँ पे। मेमोरी में प्लस करते जाना और आंसर में वो नेगेटिव साइन नंबर के आगे चाहिए, अगर आप मेमोरी में प्लस कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। चलिए फटाफट, माइनस कितना आया? 22,415। ये समझा मैंने क्या किया? अरे समझा? चलिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 264। क्या बात है, अंकिता जाग रही है, वेरी गुड अंकिता। माइनस यहाँ पे प्रशांत सो गया था, बट कोई नहीं, हाइट के हिसाब से आदमी सो जाता है, वजन नहीं संभाल पाता ना। कितना है? पैर भी भारी है आजकल उसका। भाई कितना टाइम ले रहे तुम लोग, कोई फटाफट फटाफट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। कौन सा बेटा, कौन सा? माइनस 14,765, क्या बात है। फिर माइनस 11,839। इतने में ना मैं फटाफट मैं खुद कैलकुलेट कर सकता हूं, मालूम है? लो, तुम लोग जब तक करेंगे तब तक तो मेरे से हो भी जाएगा। कितना है भाई? माइनस 19,751 इंटू कितना है बोलो? 0.4761 इक्वल्स टू 9403.45, मतलब 34 को 5 कर दूं, 34 पकड़ भाई, कर रही है 820। फिर एक जनी ऐसा कर लो ना डिवाइड, फटाफट हो जाएगा। इतने लोग बैठे हुए तुम लोग। 600, 322, वेरी गुड प्रशांत, जाग गया, वेरी गुड। फिर कौन सा? 440, फिर 236। अब कैलकुलेटर पे जरा ध्यान से टोटल करना, ऊपर की वैल्यू सब नेगेटिव है, नीचे के वैल्यू सब पॉजिटिव है। माइनस 74,269 आया। अब ये नेगेटिव का मतलब कैश आउटफ्लो, इनफ्लो हो रहा है क्या? 10 साल के अंदर भी अगर मैं प्रॉपर्टी को देखने जाऊं, खरीदने के बाद भी 10 साल में, तो ये प्रॉपर्टी मेरा कितना पैसा लगने वाला है? 74,000 रुपीज लगने वाला है। 10 साल में अगर मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया तो 74,000 लगेगा, और 5 साल में ये प्रॉपर्टी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा? 80,000। तो क्या बेटर है, खरीदना या लीज करना? आप ही बोल दो। 80,000 5 साल में लगेगा, और 10 साल में वो प्रॉपर्टी यूज करने का 74,000 ही जा रहा है मेरा पैसा, और इधर 5 साल में कितना जा रहा है? 80,000। तो क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए क्या भाड़े पे लेना चाहिए? आप खुद डिसीजन मेकर हो, आपको क्या करना चाहिए? खरीद लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल में अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज भी करता हूं तो भी मेरा कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? 74,000 का। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर मैं भाड़े पे ले रहा हूं 5 साल में, तो कितना पैसा जा रहा है मेरा? 80,000 जा रहा है। तो बेवकूफी रहेगा कि यार चलाता रहेगा, बोलेगा नहीं यार खरीद लेता हूं, 10 साल तक भी चलाऊंगा तो भी 74,000 ही जाने वाला है, और ये 5 साल में 80,000 लेके चले जाएगा मेरा। समझ में आया क्या? तो यही आपका टॉपिक है। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? प्रॉपर्टी का कीमत था ₹1,00,000,
भाई मेरे पास लाख रुपया नहीं, तू भाड़े पे दे देना मेरे को। अभी मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, तो घर खरीदने से बोला लाख रुपए का घर है यार, नहीं यार लाख रुपए का भाड़े पे देना। ठीक है, भाड़ा 35,000 रुपया भाड़ा लगेगा, बराबर है, 5 साल के लिए मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 5 साल में 35,000 के रेंट के हिसाब से मेरे को कितना जा रहा है भाई, 80,000 का खर्चा जा रहा है। टैक्स भी सब कैलकुलेट, सब पीवी सब कैलकुलेट करके मैंने देखा कितना गया 5 साल में उस प्रॉपर्टी पे। अगर मैं वो प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, लाख रुपए का घर खरीद लेता हूं, तो मुझे क्या भरना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट ही भरना पड़ेगा ना भाई, इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैंने बैंक से लोन लिया लाख रुपए का, तो बैंक को मेरे को क्या भरने का है, और मैंने वो ओनर को 1 लाख रुपया दे दिया, बराबर। एक्चुअल में 1 लाख दिया, बट मेरा इंस्टॉलमेंट सब मैंने कैलकुलेट भी किया कि भाई मेरे को ब्याज का इतना खर्चा आएगा, उस प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन 10 साल में इतना हो जाएगा, मेरा पैसा इतना गया है। तो अगर मैं 10 साल में उस प्रॉपर्टी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूं, तो वो 1 लाख जो मैंने बैंक से लिया है उसके हिसाब से 10 साल में मेरा आउटफ्लो कितना हो सकता है, 74,000। ये प्रेजेंट कर रहा है, नहीं बैठा दिमाग में। तूने प्रॉपर्टी परचेज किया लाख रुपया, तो क्या तेरे को लाख रुपए में प्रॉपर्टी पड़ा क्या? नहीं। हम जब भी लोन लेते हैं ना घर का, तो घर का लोन लिया तो क्या लाख रुपया लिया तो क्या लाख में घर का पड़ने वाला है? नहीं, ब्याज भी तो सब लगने वाला है ना, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी आने वाला है। तो मैंने वही कैलकुलेट किया, ब्याज डेप्रिसिएशन टोटल इतना खर्चा हो सकता है 10 साल में उस प्रॉपर्टी पे, 10 साल में इतना खर्चा कर सकता हूं। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर भाड़े पे लेता हूं तो 5 साल में मैं इतना खर्चा कर सकता हूं, समझा? तो खर्चा में कितना खर्चा कर किया मैंने, 80,000, और इस पे 10 साल में खर्चा कर करके भी मैंने खर्चा कितना किया, 74,000 ही खर्चा किया ना। अपना खुद का प्रॉपर्टी होके भी मेरा खर्चा तो सेम है, इंस्टॉलमेंट का खर्चा इधर है और उधर ब्याज का खर्चा, रेंट का खर्चा है, उधर ज्यादा जा रहा है 5 साल में और इधर 10 साल में सिर्फ 74,000 जा रहा है। अभी समझा आपको? इसलिए यहाँ पे 10 साल का मैंने कैलकुलेशन किया, 5 साल का नहीं किया, बिकॉज 5 साल में तो सब नेगेटिव ही चल रहा है। समझा क्या? अभी प्रॉपर्टी खरीदा तो मैं मैक्सिमम यूज करके देखता हूँ कितना तक मेरा पैसा यूज हो सकता है, तो भाई मेरा पैसा इतना जा सकता है। समझा टॉपिक क्या है? एक सम किया है, ऐसे 1-2 सम और करेंगे तो और मे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे टाइप के सम्स आपके एग्जाम में आते हैं, लीज वाला आएगा और रेंट वाला आएगा, मतलब परचेज वाला आएगा। ठीक है क्या? हाँ, वो ऑप्शंस देंगे आपको ओनर कि लीज वाला है, परचेज मेथड है। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही करते हो। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।